नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम होने वाला है उसको लेकर आज दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करने वाले हैं, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र भी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को चलिए बिना देरी के लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो याद रखिएगा चर शब्द से हुई है। ठीक है, और चर का अर्थ क्या है, यहां आपको पूछा गया है कि चर का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, चलना। क्या हो जाएगा दोस्तों, चलना। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा चर शब्द से हुई है। और चर शब्द की जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या अर्थ होता है दोस्तों, चलना। ठीक है, और एक बात याद रखिए दोस्तों, संचार क्या है दोस्तों, संचार एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, संचार क्या है, एक प्रक्रिया है। और संचार किसे कहते हैं ये भी सुन लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। संचार किसे कहते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों यानी थॉट्स का, अनुभवों का, भावनाओं का और सूचनाओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है और चर का अर्थ होता है दोस्तों चरना। और संचार क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह का दिवस भी याद करके जाइएगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, 30 मई को। याद रखिएगा 30 मई को। एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, इसी दिन यानी 30 मई को ही, इसी दिन साल 1826 में, कब दोस्तों, 1826 में, याद रखिएगा 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड, याद रखिएगा दोस्तों, इसी दिन 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या पाया किसे कहा जाता है। देखिए याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ बोले या चौथा पाया अगर बोले तो किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता देखने को ना मिले तो 100% आपको मीडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको टिक करके आप लोग आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, छापा खाना का आविष्कार जो है किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन के ही गुटेनबर्ग ने। कौन दोस्तों, जर्मन के ही गुटेनबर्ग ने। थोड़ा सा देख कर जाइएगा कि छापा खाना का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है। तो आप लोग तो सभी झारखंड में ही रहते हैं, तो झारखंड में हिंदुस्तान पेपर भी देखने को मिलता है, प्रभात खबर भी देखने को मिलता है, दैनिक जागरण भी देखने को मिलता है, यानी हो जाएगा दोस्तों इसका इनमें से सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाइएगा। मुद्रण का जो आरंभ हुआ तो वो चीन से। ठीक है, तो चीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। देखिए रेडियो में हम लोग कुछ देखते तो नहीं है, खाली सुनते हैं। तो जिसको हम लोग सुनते हैं उसको याद कीजिएगा श्रव्य बोलते हैं। क्या दोस्तों, जो खाली हम लोग को सुनाई देता है उस माध्यम को हम लोग श्रव्य बोलते हैं। जो हम लोग को दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य। और एक टेलीविजन एक ऐसा है जिसको हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। याद रखिएगा, टेलीविजन यानी टीवी यानी दूरदर्शन। ठीक है, ये हम लोग देखते भी है और सुनते भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रव्य और दृश्य बोलेंगे। तो टेलीविजन अगर पूछे तो क्या दोस्तों, श्रव्य और दृश्य। अगर रेडियो पूछे तो इसको हम लोग खाली सुनते हैं ना, तो उसको हम लोग श्रवण यानी श्रव्य, ये याद रखिएगा। और जिसको हम लोग खाली देखते हैं ना, सुनते हैं, तो उसको हम लोग खाली बोलेंगे देखने वाले को दृश्य। याद रखिएगा, ये सारे से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं दोस्तों, जैसे अमर उजाला। याद रखिएगा, अमर उजाला समाचार पत्र किसका दोस्तों, याद रखिएगा हिंदी का। ठीक है, और साप्ताहिक पत्रिका किसे कहते हैं दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका उस पत्रिका को कहते हैं जो सप्ताह में एक बार जारी होता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा करके जाइएगा।
ये रेडियो का आविष्कार कब हुआ था, एफएम रेडियो का शुरुआत कब हुआ था, ये सब देखकर आप जाइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज याद रखिएगा, जनसंचार जो है दोस्तों उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन। क्या याद रखिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद करके जाइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एक है दोस्तों पीटीआई। पीटीआई क्या है, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद करके जाइएगा। पीटीआई किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एजेंसी का नाम है दोस्तों, याद करके जाइएगा। पीटीआई क्या है दोस्तों, एक समाचार एजेंसी का नाम है, ये याद करके जाइएगा, ठीक है। और दो चार को फिल्म याद करके जाइए, जैसे हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों, आप सभी को पता है, आलम आरा, ठीक है। आलम आरा कब बनी थी, ये आप लोग याद करके जाइएगा। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र सबको पता है, क्या है दोस्तों, मुंबई। मुंबई में सिनेमा होता है ना, सिनेमा बनता है, जितना फिल्म स्टार वही देखने को मिलेगा। भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, ये याद करके जाइएगा, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी, याद करके जाइएगा, द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवसेना का गीत के कवि कौन है, जितना भी पोएम्स है उनके कवि का नाम याद करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो देवसेना जो है, ये जो देवसेना का गीत है, इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया, ये याद करके जाइएगा, स्कंदगुप्त नाटक से, ठीक है। चलिए देवसेना के गीत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये जो देवसेना है दोस्तों, इनकी हार या निराशा का कारण क्या था, आप लोग जानिएगा दोस्तों, प्रेम में मिली पराजय, ठीक है। प्रेम में मिली पराजय के वजह से देवसेना का हार या निराशा का मेन कारण था प्रेम में मिली पराजय, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त देख सकते हैं दोस्तों, जो इस नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से ही लिया गया देवसेना का गीत। दैट मींस देवसेना और स्कंदगुप्त में कुछ तो बात है। क्या बात है, याद रखिएगा दोस्तों। स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था, आप लोग याद रखिएगा, धन कुबेर की बेटी विजया से, ठीक है। और याद रखिएगा देवसेना किससे प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था, विजया से, जिसके वजह से ये प्रेम सफल नहीं होता है, ठीक है। इसी के वजह से हार का सामना करना पड़ता है। और एक याद रखिए दोस्तों, देवसेना कौन थी, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाहुबली वाला नहीं है, ठीक है। देवसेना कौन था दोस्तों, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन का नाम था देवसेना, ठीक है। देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया था, भ्रमवश में, ठीक है, गलत फहमी में बिताया था। देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसका साथ था दोस्तों, निर्भरता और अकेलापन, ठीक है। और उसका साथ कोई नहीं था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो देवसेना का गीत है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो किस नाटक से लिया गया, स्कंदगुप्त से लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, सिंगाड़ा हो गया, क्या सिंगाड़ा हो गया बता देते हैं। देवसेना जो है वो प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, लेकिन ये स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था, ये याद रखिएगा, किसके, विजया से, ठीक है। इसके वजह से ये बर्बाद हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, कार्नेलिया का गीत, क्या पूछा गया दोस्तों, ये जो कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है, इनके भी कवि कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऊपर से ये याद रखिएगा, कार्नेलिया के गीत का जो किस नाटक से लिया गया, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। दैट मीन्स चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के बीच में कोई तो संबंध है, एकदम में दोस्तों पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। इससे भी बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कार्नेलिया कौन थी, ये याद रखिएगा दोस्तों, कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की पुत्री थी, ठीक है। और सेल्यूकस कौन था दोस्तों, सिकंदर का सेनापति था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस को हरा देता है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सेल्यूकस किसका ससुर हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और कार्नेलिया के साथ शादी दे देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे एक से एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो कार्नेलिया को कौन सा देश पसंद है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत देश बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पर भारत देश का गुणगान किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने मधुमय देश कहा इस पोएम में, किसको, भारत को, याद रखिएगा, भारत को यहाँ मधुमय देश कहा गया है। यहाँ अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, ठीक है। यानी कोई भी देश विदेश से कोई भी उठकर आ जाए, भारत सबको सम्मान देता है। यानी कुटुंब को खातिरदारी करना अगर कोई देश से सीखा जाए तो भारत से सीखना चाहिए, ठीक है। और ये जो कार्नेलिया का गीत है, कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया, यहाँ पर अपने ही देश भारत देश का यहाँ पर बखान किया गया है। और कार्नेलिया के गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है, कि अनजान लोगों को ये लोग आश्रय भी देते हैं और दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं, पर पीड़ा से ये लोग आहत होते हैं, इन लोग के आंसू तक निकल जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली, ये जो कार्नेलिया है वो कौन थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेलिया कौन थी दोस्तों? पहले तो सेल्यूकस की बेटी थी, बाद में क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य की बीबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, बड़ी बहुरिया के बारे में। किसके बारे में पूछा गया दोस्तों? बड़ी बहुरिया। ठीक है, संवादिया जो चैप्टर आप लोगों को पता है, बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारती थी दोस्तों? तो भथुआ साग। क्या दोस्तों? भथुआ साग खाकर गुजारती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपना दिन काट रही थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दोस्तों? भथुआ साग खाकर अपना दिन काट रही थी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों संवादिया से लिया गया, जिनके लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये याद करके जाइएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, याद करके जाइएगा। संवादिया कौन सी विद्या है दोस्तों? याद रखिएगा, कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है, याद रखिएगा। ठीक है, और कौन डट कर खाता है और अफर कर सोता है? आप लोग याद रखिएगा, संवादिया। ठीक है, इस चैप्टर में संवादिया कौन है दोस्तों? आप सभी को पता है, हरगोविंद। क्या है दोस्तों? हरगोविंद। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं, बड़ी हवेली और बड़ी बहुरिया का स्थिति कैसी हो गई थी दोस्तों? एकदम दयनीय स्थिति हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? कहां की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मसान की मिट्टी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं, क्वेश्चन 13 में पूछा गया कि सरोज स्मृति नामक संस्मरण या शोक गीत के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके जो रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, ठीक है, उनके रचनाकार है। तो देखिए सरोज स्मृति क्या है दोस्तों? एक टाइप का शोक गीत है। ठीक है, क्या है दोस्तों? शोक गीत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाइएगा। और 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ये सरोज स्मृति जो शीर्षक कविता में सरोज कौन है? तो वो खुद निराला जी की पुत्री है, निराला जी की बेटी है। याद रखिएगा, सरोज स्मृति में कवि किसके विवाह की बात करता है? ये अपने ही बेटी के विवाह के बारे में बात करता है, अपनी पुत्री सरोज के विवाह की बात करता है। याद रखिएगा। ठीक है, कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहां चली गई थी दोस्तों? नानी के घर चली गई थी। और सरोज की मृत्यु भी कहां होती है? अपने ही ननिहाल में होती है, यानी उसके ननिहाल में होती है। निराला जी की जो पुत्री है सरोज का लालन पालन भी कहां होता है? तो नानी के घर में ही होता है। याद रखिएगा। ये जो पोएम है दोस्तों, ये तर्पण है, अपने ही बेटी को क्या देता है दोस्तों? तर्पण देता है। ठीक है, तो कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया था दोस्तों? अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित करके। ठीक है, क्योंकि ये जो सरोज स्मृति जो पोएम है दोस्तों, ये एक क्या है? शोक गीत है। याद रखिएगा, क्योंकि उनका बेटी इस दुनिया में अब नहीं रहा, उनका मृत्यु भी ननिहाल में ही हुआ। ये याद रखिएगा, बहुत ही दुखी वाला पोएम है दोस्तों, शोक गीत है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरोज स्मृति किस टाइप की कविता है, तो याद रखिएगा एक शोक गीत कविता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, वह लता वहां की जहां की कली तू खिली, इसने से हिली पिली। कवि ने ऐसा क्यों कहा है दोस्तों? तो सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। ठीक है, वहीं पर ननिहाल में रहा था, उनकी मम्मी तो वहीं से आई थी ना, तो वहीं की कली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गीत गाने दो मुझे के कवि कौन है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। गीत गाने दो मुझे के कवि भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे पोएम का स्टार्टिंग लाइन कुछ दे देता है, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। ऐसा स्टेंजा पोएम से उठा के दे देगा आप लोगों को और बोलेगा कि चलिए बताइए इन पंक्तियों के कवि कौन है, यह किस कविता से ली गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कवि क्या रोकने के लिए गीत गाना चाहता है? तो वेदना को रोकने के लिए। ठीक है, क्या दोस्तों? वेदना को रोकने के लिए। आदमी पर जितनी चोटें पड़ी है दोस्तों, उन चोटों से होश वालों को भी क्या छूट गए दोस्तों? होश छूट गए। ठीक है, लोगों ने हाथों में जो अपनी जमा पूंजी रखी थी दोस्तों, वो किसने लूट लिए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठग ठाकुरों ने लूट लिए थे। ठीक है, अब पूरा संसार क्या हार मानकर किससे भर गया दोस्तों? तो जहर से भर गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया? जहर से भर गया है। ठीक है, और गीत गाने दो मुझे कविता किससे लड़ने की शक्ति देती है? दुख और निराशा से। याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, यह दीप अकेला के कवि कौन है? आप सभी को पता है दोस्तों, अज्ञे जी। कौन दोस्तों? अज्ञे जी। अज्ञे जी का मूल नाम अगर पूछ दे, पूरा नाम पूछ दे, तो याद रखिएगा दोस्तों, सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्ययन, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन जो अज्ञे जी का पूरा नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह दीप अकेला जो है उसमें दीप जो है, दीप किसका प्रतीक बताया गया है, तो आप सभी जानिएगा एक अकेला व्यक्ति का बताया गया, ठीक है, एक अकेला व्यक्ति का जो है वो दीप जो उसके माध्यम से प्रतीक बताया गया, ठीक है। आगे दोस्तों जान सकते हैं ये जो दीप है दोस्तों, कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है, तो व्यक्ति के अहंकार भाव के कारण थोड़ा वो क्या तो अलग रहता है समाज से, इस वजह से कहा गया है। और क्वेश्चन बता देते दोस्तों, इसने गर्व और मद से भरा लेकिन समूह से अलग अलग अकेला व्यक्ति कैसा होता है दोस्तों, महत्वहीन होता है, महत्वहीन होता है दोस्तों, उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक वो समस्त पंक्ति में शामिल नहीं हो जाता, अकेले रहने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, दीप को पंक्ति दे दो, दीप को पंक्ति दे दो, एक इस अकेला व्यक्ति को भी समाज में जगह दे दो, ये कहना चाहता है, यानी व्यक्ति को भी, इस अकेला व्यक्ति को भी तुम क्या करो, समूह में शामिल कर दो, ये कवि बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर किस में, 16 में, मैंने देखा एक बूंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद के कवि कौन है, वही अज्ञे जी ही है, याद रखिएगा, अज्ञे जी का पूरा नाम अभी जस्ट बताया दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने देखा एक बूंद किस प्रकार की कविता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रयोगवादी कविता है, क्या दोस्तों, प्रयोगवादी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है किस कवि को माना जाता है, तो सबसे फेमस कवि ये अज्ञे जी ही है, याद रखिएगा, प्रयोगवाद का सबसे प्रवर्तक किसे माना जाता है, अज्ञे जी को, ठीक है। एक बूंद किसका प्रतीक है, यहां पर भी एक बूंद का मतलब व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्ति ही वो क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा व्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया दोस्तों, अब आते हैं 17 में, बनारस मैंने देखा एक बूंद के कवि कौन है, ये भी हो गया। चलिए बनारस और दिशा के कवि कौन है, तो आप सभी को पता है एक एक कवि दो दो पोएम लिखे, ठीक है, ये जो आप लोगों टेक्स्ट बुक में एक एक कवि के बारे में दो दो कविता लिखा गया है, ठीक है। तो ये बनारस अलग कविता है और दिशा अलग कविता है, लेकिन कवि एक ही है, याद रखिएगा, नाम है केदारनाथ सिंह। क्या नाम है दोस्तों, केदारनाथ सिंह, ठीक है। अच्छा, बनारस का बात किया गया, इस कविता में नाम भी रखा गया बनारस, तो बनारस में वसंत कैसे आता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बनारस में बसंत अचानक आता है, धूल के बवंडर के साथ आता है, याद करके जाइएगा। और जब बसंत आता है तब लहर तारा या मुडवाडी की तरफ से क्या उठता है, तो धूल का एक बवंडर उठता है, ये याद करके जाइएगा। और बनारस में सब कुछ कैसे होता है दोस्तों, धीरे धीरे होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या मजबूती से बंधा हुआ है, ये याद रखिएगा, समूचा शहर बंधा हुआ है, ठीक है। और कवि ने बनारस को किसका शहर माना है दोस्तों, बनारस को श्रद्धा का शहर माना है, बनारस को भक्ति का शहर माना है, बनारस को आस्था का शहर माना है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते दिशा कविता के बारे में भी। याद रखिए दोस्तों, ये जो दिशा कविता है ये बाल मनोविज्ञान पे डिस्कस किया गया, किस पर दोस्तों, केदारनाथ सिंह के द्वारा ही लिखा गया है दिशा कविता। और दिशा मतलब जानते हैं दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग साइड बोलते हैं ना, तो दिशा कविता किससे संबंधित है, तो बाल मनोविज्ञान पर है, ठीक है, एक बच्चा पर है, ठीक है। कवि पतंग उड़ाते बच्चे से कहां की दिशा के बारे में पूछता है, तो बोलता है हिमालय किधर है। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, दिशा यानी हिमालय की दिशा, हिमालय पूछता है, हिमालय किधर है, एक बच्चे से पूछता है, तो बच्चा रिप्लाई क्या देता है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, बोलता है उधर है, ठीक है। तो बच्चा का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता था, आप लोग याद रखिएगा, पतंग के उड़ने की दिशा, ठीक है। एक बच्चा देख सकते हैं, अगर उसको पूछा जाएगा कि हिमालय किधर है, तो बच्चा अपना जो दिमाग अपने तरफ से देखता है, अपने उसका दुनिया अपना तरफ से होता है, ठीक है। तो उधर जिसका पतंग भागा जा रहा है उधर उसका कंसंट्रेट है, तो ही बोलता दिशा उधर ही है, ठीक है। तो दिशा किधर है दोस्तों, उसका हिमालय किधर है, तो जिधर उसका पतंग भागा जा रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। कवि क्या स्वीकार करता है, तो याद रखिएगा, बाल सुलभ यथार्थ को कवि स्वीकार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, एक कम कविता के कवि कौन है। याद रखिएगा दोस्तों, एक कम कविता के कवि या साहित्य कविता के कवि, ठीक है, दोनों का एक ही है, याद रखिएगा। एक कम के कवि का नाम है विष्णु खरे। क्या नाम है दोस्तों, विष्णु खरे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कम, ठीक है, ये 1947 के बाद का बात करता है दोस्तों। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, ठीक है। यानी 1947 के बाद अगर कोई हाथ फैला रहा है ना, कोई भीख मांग रहा है, तो यहां पर कभी उस भीख मांगने वाले को कहा है क्या, ईमानदार कहा है, ठीक है। बाकी जो आराम से घूम रहा है उसको क्या कहा है दोस्तों,
ठगदार, ठीक है, यानी जो लोग ठगता है, ठीक है। लेकिन कवि के हिसाब से जो हाथ फैलाता है उसे माना गया है ईमानदार। क्वेश्चन आ सकता है किस चीज के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? तो 25 पैसे के लिए। देखिए हम लोग का टाइम में तो 25 पैसा बंद हो गया, यहां तक कि 50 पैसा भी बंद हो गया, ठीक है। अभी अभी हम लोग 1 रुपया भिख मांगा को देने जाएंगे तो वो बोलेगा ये क्या दे रहा है, उसको भी वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए उस टाइम का बात हो रहा है किस चीज के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए और रोटी के लिए, तीनों का तीनों करेक्ट होगा, याद रख के जाइएगा। 25 पैसे, एक चाय और रोटी के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, काव्यांश में कवि ने किनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? ईमानदार के प्रति। यार कवि के सामने ईमानदार कौन है दोस्तों? जो हाथ फैलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है? आगे बढ़ने की होड़ से, आगे बढ़ने की दौड़ से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 1947 के बाद लोगों ने आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों को अपनाया दोस्तों? तो देखिए मालामाल होने के लिए आदमी गलत तरीकों को अपनाया। सबसे पहला छल कपट, दूसरा बेईमानी और भ्रष्टाचार को अपनाया, और तीसरा दोस्तों शोषण और स्वार्थ, ठीक है। किसी को भी शोषण कर सकता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो 1947 के बाद आदमी जो इतना सफल हुआ है, आत्मनिर्भर बना है, गतिशील में पार्टिसिपेट किया है, तो इसके लिए उन लोग क्या क्या काम किया है? छल कपट किया है, बेईमानी का सहारा लिया, भ्रष्टाचार का सहारा लिया है, शोषण का सहारा लिया और स्वार्थ का सहारा लिया, ये भी याद रखिएगा। और एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? तो बताए थे दोस्तों कुछ पैसों के लिए, खासकर 25 पैसों के लिए, रोटी के लिए और साथ ही साथ चाय के लिए, ठीक है। कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है दोस्तों? याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो विष्णु खरे है एक कम कविता के माध्यम से हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा है? ईमानदार कहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है? गलत तरीके से जो अमीर हुए हैं ना, उन लोगों का यहां पर क्या कहा गया है? उन लोगों का निंदा किया गया एक कम कविता के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? साहित्य कविता के कवि, ये भी कौन लिखा है? विष्णु खरे। अभी न बताएं, एक एक कवि दो दो कविता लिखे, ठीक है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दो दो कविता लिखे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि साहित्य कविता के कवि कौन है? वही विष्णु खरे हैं, ठीक है। और साहित्य कविता के प्रमुख पात्र कौन है? दो है, याद रखिएगा, एक युधिष्ठिर और दूसरा विदुर। पता है ना, युधिष्ठिर को सत्यवादी कहा जाता था, सत्यवादी युधिष्ठिर। और ये सत्यवादी युधिष्ठिर और विदुर किसके पात्र है? आप सभी को पता है, महाभारत के पात्र हैं, याद करके जाइएगा, ये दोनों का दोनों महाभारत के पात्र हैं। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे दोस्तों? तो सत्य की खोज के लिए, सत्य पाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और साहित्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया, ये गलत बात है, ठीक है। सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? तो वो हमसे जानना चाहता कि हम उनके लिए कितने दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। साहित्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया दोस्तों? तो महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को, खास करके युधिष्ठिर और विदुर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पात्र है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पोएम के, युधिष्ठिर और विदुर, याद रखिएगा, ठीक है। और सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? कठोर तप्त। क्या दोस्तों? कठोर तप्त करना होगा, नहीं तो आसानी से सत्य की खोज नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? आप सभी को पता है, युधिष्ठिर सत्यवादी है, यानी सत्य के प्रतीक है, ठीक है। और जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भाग रहे थे? तो विदुर भाग रहे थे, याद रखिएगा। और सत्य कविता का मूल भाव क्या है दोस्तों? सत्य के प्रति निष्ठावान होना, याद रखिएगा, सत्य के प्रति निष्ठावान होना। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्या नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि बसंत आया। तो बसंत आया और तोड़ो कविता के कवि कौन है? अभी बताए दोस्तों, एक एक कवि है, आप लोग टेक्स्ट बुक में उनके दो दो पोएम का जिक्र किया गया है। तो वसंत आया और तोड़ो कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, ये याद रख के जाइएगा, ठीक है। इस वसंत आया जो कविता है उसमें मदन महीना किसे कहा गया? आप लोग याद रखिएगा, मदन महीना कहा गया वसंत को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। वसंत आया कविता का क्या संदेश है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का प्रकृति से टूटता रिश्ता, ठीक है। और बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है दोस्तों? तो मनुष्य का प्रकृति से दूर होना, पहला। प्रकृति के सौंदर्य यानी यथार्थ अनुभूति को ना कर पाना, कृत्रिम और किताबी अनुभव, ये सभी का सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, ये जो पोएम में आप लोग देख सकते हैं तोड़ो, ठीक है, तोड़ो से एक दो क्वेश्चन बता देते दोस्तों, ठीक है। तोड़ो जो कविता है दोस्तों, कविता में कवि ने धरती की तुलना किससे की है? याद रखिएगा, कवि के मन से, ठीक है, याद रखिएगा। और गोड़ों का क्या अर्थ होता है दोस्तों? याद रखिए, खेत में बीज होना, ठीक है। और तोड़ो कविता के कवि कौन है? आप सभी को पता है, अभी बताएं, रघुवीर सहाय, ठीक है। तोड़ो किस प्रकार की कविता है दोस्तों?
उद्बोधन परक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस किया और इस सब पोएम का भी जिक्र कर लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपका जो एग्जाम है वो मस्त जाने वाला, बहुत ही अच्छे जाने वाला है। ठीक है, और कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक कीजिए, सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।